गुड इवनिंग, वेलकम टू अनदर वीडियो। आज की जो वीडियो है इसमें हम डिस्कस करेंगे कि किस तरह से जो नक्षत्र हैं उनका थीम होता है, किस तरह से वो नक्षत्र काम करते हैं। तो 27 में से आज इस पहली वीडियो में 9 नक्षत्र मैं कवर करने जा रहा हूं और मैं कोशिश करूंगा उसकी अच्छी सी इन्फॉर्मेशन मैं आपके साथ शेयर करूं ताकि आप उसको इम्प्लीमेंट कर सको डिफरेंट चार्ट पर और वहां से आप देख सको कि ये किस तरह से काम करता है। ठीक है, तो पहला नक्षत्र जो है वो है अश्विनी। अश्विनी नक्षत्र जो है ये पहला नक्षत्र है और ये नक्षत्र आपको इस दुनिया में लाने का रिस्पॉन्सिबल होता है। ये वो फेज होता है लाइफ का जब आप एक रूह की फॉर्म में होते हैं। अभी आप पैदा नहीं हुए होते, आप रूह की फॉर्म में होते हैं और आप एक अच्छी घर, एक अच्छी फैमिली और एक वूम ढूंढ रहे होते हैं जहां पर मैंने पैदा होना है। जिस तरह माँ बाप एक अच्छी औलाद के लिए दुआ कर रहे होते हैं कि हमें नेक औलाद मिले, इस तरह रूह भी एक अच्छी फैमिली, एक अच्छा घर और एक वूम ढूंढ रही होती है जहां पर वो जा सके और अपना जो है वो सफर जारी रख सके। इसी तरह कुछ सोल इंतजार कर रही होती हैं कि वो आपके घर में पैदा हो ताकि आपके पास्ट लाइफ के जो डेट्स हैं वो आपसे लिए जा सकें, क्योंकि आपको पता है वैदिक एस्ट्रोलॉजी जो है वो डेट्स पर काम करती है, पास्ट लाइफ के जो डेट्स हैं उन पर काम करती है। तो सपोज किसी के पेरेंट्स ने अगर अच्छा काम किया है तो उनके अच्छे कर्मों की वजह से अगर अश्विनी वाला उनके घर में पैदा हो रहा है, इट मीन वो एज ए रिवार्ड पैदा हो रहा है। और अगर उनके घर में पेरेंट्स ने कुछ गलतियां की हैं तो अश्विनी वाला उनसे वो बदला लेने के लिए पैदा हो रहा है। आपने अक्सर सुना होगा केतु नक्षत्र वाले लोगों के बारे में। केतु के 3 नक्षत्र है ना, मूल, अश्विनी, माघ और मूल। आपने अक्सर सुना होगा ऐसे लोगों के बारे में, लोग इनको बोल रहे होते हैं यार ये पता नहीं कौन से जन्म का बदला लेने के लिए पैदा हुए हैं हमारे घर। तो बेसिकली अगर उन्होंने अच्छे अमाल नहीं किए तो उनके घर में ये नक्षत्र वाले बच्चे पैदा हो रहे होते हैं उनके पास्ट लाइफ के डेट्स लेने के लिए। ठीक हो गया। अब जो केतु है इसका जो साइन है, जो इसके लिए शेप यूज किया गया वो ट्रायंगल यूज किया गया है। तो जब तक सोल को राइट फैमिली, वूम्ब और घर नहीं मिल जाता तब तक वो रूह पैदा नहीं होती। केतु ब्लॉकेजेस का भी कारक होता है, चीजों को ब्लॉक करता है। तो आप ये देखो इसकी वजह क्या है कि आप एक हाईएस्ट पॉइंट से, मैंने बोला था आपको एक मर्तबा कि केतु हाईएस्ट पॉइंट है और राहु जो है वो लोवेस्ट पॉइंट पे जो है वो अच्छा फील करता है। जैसे जायचे का हाईएस्ट पॉइंट 10th हाउस है और 4th हाउस लोवेस्ट पॉइंट है, तो राहु 4th हाउस में कंफर्टेबल फील करता है और जो केतु होता है वो हाईएस्ट पॉइंट यानी 10th हाउस में अच्छा फील करता है। इसलिए 10th हाउस को केतु का मूल त्रिकोण घर और 4th हाउस को राहु का मूल त्रिकोण घर बोला जाता है। तो आप एक हाईएस्ट पॉइंट से ना, अश्विनी में अगर आप पैदा हुए तो आप एक हाईएस्ट पॉइंट से इस अर्थ पर आ रहे हैं पैदा होने के लिए, एज ए ह्यूमन बीइंग, एक इंसान के रूप में आप आ रहे हो। तो जब तक तमाम पैरामीटर्स पूरे नहीं हो जाते, अच्छी फैमिली, वूम्ब और घर, तब तक आप जो है वो पैदा ही नहीं होते अश्विनी वाले। ठीक है, तो आप देखो कि केतु क्योंकि ब्लॉकेजेस का कारक है तो केतु आपको ऐसे मिसाइल देगा कि जो लेडीज है उसका फीटस प्रॉपर्ली डेवलप नहीं हुआ, फैलोपियन ट्यूब जो है उसकी ब्लॉक है, जिसकी वजह से वो एक राइट सोल को अट्रैक्ट नहीं कर पा रही होती। तो जब भी आपको लगे कि आपने प्रेग्नेंट होना है और एक राइट सोल को अट्रैक्ट करना है तो अपनी लाइफ को डिसिप्लिन में लाना पड़ेगा, अपनी जिंदगी में नज्म जब्त लाना पड़ेगा ताकि आपके ये जो ब्लॉकेजेस हैं वो हट जाएं। इसके अलावा अश्विनी का जो और एक थीम जो है उसका एक मेन पार्ट ये भी है कि आप यहाँ पर आजाद होते हो, बिल्कुल इंडिपेंडेंट, फ्री, क्योंकि आप रूह की फॉर्म में हो ना, आप किसी के कंट्रोल में नहीं हो, तो आप बिल्कुल आजाद होते हो और आप जो चाहे कर सकते हो। लेकिन प्रॉब्लम क्या आता है अश्विनी नक्षत्र को, इनको प्रॉब्लम ये आता है इनको बहुत टाइम तक समझ ही नहीं आता कि इनको चाहिए क्या। इनको इस बात का पता ही नहीं चलता कि इनको चाहिए क्या, ये चाहते क्या है। इसलिए आप देखना प्रोमिनेंट नक्षत्र वाले, अश्विनी नक्षत्र वाले लोग आपको ऐसे नजर आएंगे अपने डिसीजंस चेंज करते हुए, या बहुत टाइम लेंगे डिसीजन लेने में क्योंकि उनको पता ही नहीं होता करना क्या है, उनको ब्लॉकेजेस आएंगी। अब आप यहाँ पर जायचे का कोई भी घर यूज कर लो जहां पर अश्विनी नक्षत्र आ रहा है, कोई भी प्लेनेट जो भी जा रहा है अश्विनी में वो देख लो, आप वहां से इसको रिजल्ट दे सकते हो। सपोज अश्विनी 5th हाउस में अगर आ रहा है, यानी सेजिटेरियस असेंडेंट के लिए अश्विनी 5th हाउस में आता है, तो ऐसे लोग जो है उनकी स्टडी में या तो ब्लॉकेजेस आएंगे या वो आधी पढ़ाई करके छोड़ेंगे, फिर दोबारा से अपनी पढ़ाई कंप्लीट करेंगे, या वो पढ़ते पढ़ते अपना जो सब्जेक्ट है वो ही चेंज कर लेंगे क्योंकि उनको पता ही नहीं होता हमें चाहिए क्या। तो पहले मिसाल के तौर पर साइंस सब्जेक्ट्स पढ़ रहे हैं, सडनली छोड़ के आर्ट्स की तरफ आ गए,
या अपनी एजुकेशन बाद में कंप्लीट करते हैं। और अगर कोई भी प्लैनेट यहाँ पे जा रहा है तो उससे रिलेटेड ये ब्लॉकेजेस क्रिएट करेगा। तो इस तरह आप अश्विनी का जो थीम है, जो मैंने आपको अभी तक समझाया है, वो आप इसमें देख सकते हो और डिफरेंट चार्ट पर इंप्लीमेंट करके अपने रिजल्ट्स मेरे साथ शेयर भी कर सकते हो। इसके बाद अश्विनी के बाद आता है दूसरा नक्षत्र भरानी। भरानी नक्षत्र जो है ना, वो पेशेंस मांगता है, ये आपको सब्र करना सिखाता है। आप देखो कि इसका जो इसकी जो डिटी है इस नक्षत्र का, वो यमराज है, गॉड ऑफ डेथ। तो ये जो नक्षत्र है ये आपको डिसिप्लिन सिखाता है, बुरे वक्त से कैसे गुजरना है, बुरे वक्त से में रहते हुए भी कैसे डिसिप्लिन्ड रहना है और कैसे सब्र करना है। ये आपका वो फेज होता है भरानी का जब आप जो है वो कंसीव हो चुके होते हैं, माँ के पेट में होते हैं और उल्टे लटके होते हैं। वो उल्टे लटके होने के जो आप जब लटके होते हैं तो आप समझो कि आप एक मुश्किल में गुजर रहे हैं, आपको उल्टा लटकाया हुआ जैसे। और आप डिपेंडेंट भी हैं। किस तरह से डिपेंडेंट है? जो माँ ने फूड खाना है वो ही फूड आपको मिलना है। तो अश्विनी का भरानी का जो थीम है वो क्या है? सब्र और नज़्म ज़ब्त, डिसिप्लिन और दूसरों पर डिपेंडेंट रहना। ठीक है, ये इसका थीम है। अब आप देखो क्या होता है कि इस नक्षत्र में ना आप दूसरों पर जब इन्हिसार करना सीखते हैं, दूसरों जब भी मुश्किल आती है तो आप डिसिप्लिन होना सीखते हैं। और जब भी आप एक चीज नोट करना कि 6, 8, 12 में अगर किसी का आ रहा है भरानी नक्षत्र 6, 8 और 12 में आ रहा है तो आप उसको पूछ सकते हो और आप उसकी उस इंसान से पूछ सकते हो कि जब आप पैदा हो रहे थे तो आपकी मदर को या तो यूट्रस से रिलेटेड कोई प्रॉब्लम था या यूट्रस में ही या उसके आसपास ही वहां ऑर्गन्स में कोई ट्यूमर हो गया हुआ था। ठीक है, तो क्या होता है बेसिकली कि जब भी 6, 8, 12 में भरानी नक्षत्र आ रहा है तो या तो ट्यूमर देगा या यूट्रस में प्रॉब्लम करेगा। या जो अम्बेलिकल कॉर्ड होती है, आपने अक्सर सुना होगा कि बच्चा पैदा हुआ है उसकी जो गर्दन है उसके इर्द गिर्द अम्बेलिकल कॉर्ड लिपटी हुई थी, तो वो भरानी नक्षत्र की ही वजह से होता है। अगर वो 6, 8, 12 में आ जाए तो अब आप किसी को भी चार्ट में आप देखो कि 6, 8, 12 में भरानी आ रहा है तो आप उसको पकड़ सकते हो कि मदर को यूट्रस प्रॉब्लम है, मदर को या तो ट्यूमर है। और आप उससे भी पूछ सकते हो कि जब आप पैदा हुए थे तो अम्बेलिकल कॉर्ड जो है वो आपके गर्दन में लिपटी हुई थी। ठीक है, अब खाना ठीक तरीके से जब आपको सप्लाई नहीं होगा तो फिटस प्रॉपरली डेवलप ना होना, जैसे मैंने केतु में बोला था कि फिटस प्रॉपरली डेवलप नहीं होता। अब यहाँ क्या हो रहा है, फूड जो है वो फिटस को सप्लाई नहीं हो रहा होता, जिसकी वजह से ये प्रॉब्लम्स आती हैं। ठीक है, आप कुछ नहीं कर सकते, आप उल्टे लटके होते हो, माँ के पेट में होते हो, फूड पे डिपेंडेंट होते हो और जो माँ ने खाना उस पर, तो इसीलिए आपको यहाँ पर सब्र करना पड़ता है। ठीक है, भरानी का थीम ही क्या है? सब्र करना पड़ता है। आप कुछ नहीं कर सकते, आपके हाथ में कुछ नहीं होता। तो ये जो नक्षत्र है वो आपको फूड की कदर, माँ की कदर या इमोशंस की कदर सिखाता है। आपको पता होता है कि जब मैं पेट में था तो दूसरों पर मैं मुनहसर था, मैं कुछ नहीं कर सकता था, तो मुझे जो भी है वो पाला गया, जैसे तैसे इस दुनिया में लाया गया। अश्विनी में क्या था? आप फ्री थे, आप दूसरों पर डिपेंडेंट नहीं थे। पर यहां भरानी में आप दूसरों पर इन्हिसार करते हो। तो वीनस आप देखो या जो भी प्लैनेट यहां पर जा रहा है उससे रिलेटेड आप देखो, जो भी रिलेशंस है भरानी में, कोई भी प्लैनेट जा रहा है और वहां पर जो भी रिलेशन बनता है उस प्लैनेट का, वीनस है तो फीमेल या आपकी वाइफ, ठीक है, या आपका स्पाउस भी, मेल के लिए फीमेल, फीमेल के लिए मेल, सन है तो फादर मदर, या जो भी प्लैनेट जा रहा है तो आप उस प्लैनेट के अकॉर्डिंगली कह सकते हो कि आप इस रिलेशन पर आप डिपेंडेंट हो, इस पर्सन पर आप डिपेंडेंट हो। ठीक है, दूसरी बात क्या होती है, जो ये पीरियड होता है, ये बेसिकली भरानी का जो पीरियड है वो कौन सा है? वो प्रेगनेंसी वाला पीरियड है। तो प्रेगनेंसी में क्या होता है कि आपको हर बात पूरी पता नहीं चलती। जैसे आप अगर किसी को देखते हो, आप कहते हो अच्छा ये पर्सन प्रेग्नेंट है, ये लेडी प्रेग्नेंट है, लेकिन आपको ये नहीं पता जेंडर क्या है, मेल है या फीमेल है। तो इस तरह भरानी में भी कुछ बात पता चल जाएगा, कुछ छुपी रहेगी। सपोज अगर वीनस आ रहा है भरानी में तो बहुत सारे लोगों को एक टाइम पर आपके रिलेशंस का पता चल जाएगा, लेकिन उनको ये नहीं पता चलेगा रिलेशंस कैसे हैं, अच्छे हैं या खराब हैं, किसके साथ हैं, कौन है, क्या है, डिटेल्स नहीं पता चलेंगी। ठीक है,
या भरानी मिसाल के तौर पर मैं एक और एग्जांपल दे देता हूं, 10th हाउस में आ रहा है सपोज, तो आपको सब्र करना पड़ेगा अपनी जॉब को लेकर, अपने प्रोफेशन को लेकर, अपने ऑफिस के एनवायरनमेंट को लेकर आपको सब्र करना पड़ेगा, आपको डिपेंडेंट होना पड़ेगा। अब जो भी बंदा देखेगा वो आपको अगर कोई प्रॉब्लम आ रही है तो सबको एक टाइम पे पता चल जाएगा कि आपको प्रॉब्लम आ रही है ऑफिस को लेकर, अपनी जॉब को लेकर, बट वो किस वजह, उसकी वजह क्या है वो लोगों को समझ नहीं आएगी, क्योंकि बहरानी में हाइड एंड सीक चलता रहता है, पूरी बात खुलकर सामने नहीं आती। उनको ये नहीं पता चलेगा कि ऑफिस पॉलिटिक्स की वजह से परेशान है या इसको टर्मिनेट कर दिया गया है, इसको लेटर हो गया, मिल गया कि आप टर्मिनेशन लेटर मिल गया, आप 2 महीने बाद फारिग हो, वो नहीं इनको पता चलेगा। बट इतना जरूर लोगों को पता चल जाएगा कि अच्छा यार ये बंदा ना परेशान है अपनी जॉब को लेकर। तो जहां भी भरानी नक्षत्र जा रहा है वहां चीजें आदि लोगों को पता चलेंगी, कुछ छुपी रहेंगी, और उससे रिलेटेड जो भी वहां से प्लैनेट गुजर रहा है या जो भी घर बन रहा है, जो भी राशि है, आपको सब्र करना पड़ेगा और डिपेंडेंट होना पड़ेगा। ये भरानी का थीम है। इसके बाद जो नक्षत्र आता है वो आता है कृतिका। पिछले नक्षत्र रोहिणी में आप जो थे वो वूम में थे, पर अब कृतिका में आप जो है वो फिजिकली इस दुनिया में आ जाते हो। आप देखो कृतिका का जो साइन है, जो इसको साइन दिया गया वो ब्लेड का दिया गया, मतलब एम्बेलिकल कॉर्ड जैसे कटती है, कट लगता है और आप इस दुनिया में पैदा हो जाते हो। आपका ये पहला स्टेप होता है फिजिकल वर्ल्ड में, पहला। इसलिए बहुत सारे क्लासिकल टेक्स्ट में इसको पहला नक्षत्र भी बोला गया है। ठीक है, अब यहां पर क्या होता है, यहां पर आप एक न्यूबॉर्न बेबी वाली आपकी फेज है, आप न्यूबॉर्न बेबी हो, यहां पर पैदा हुए हो। ये नक्षत्र आपको इनफरादियत सिखाता है कि आप एक इंडिविजुअल हो, आप नई नई चीजें ट्राई करते हो, क्योंकि इससे पहले आपको कुछ पता ही नहीं है। आप पेट में थे, आप फर्स्ट टाइम आए हो, आपको पता ही नहीं, आपके पास कोई एक्सपीरियंस नहीं है, तो आप यहां पर जब आए हो तो वो आप नई नई चीजें ट्राई करोगे, नए नए एक्सपीरियंसेस करोगे। कृतिका में जो भी प्लैनेट जा रहा होता है वो आपको बच्चों की तरह रोना धोना सिखाता है, जब तक डिमांड्स पूरी नहीं होती। छोटा बच्चा न्यूबॉर्न बेबी वो रोता है, माँ आप उसको पता नहीं ना, वो उसको बोलना तो आता नहीं है कि वो क्या, उसकी डिमांड क्या, उसको चाहिए क्या, पर जब वो रोता है तो माँ को पता होता है कि इसको भूख लगी है या इसका डायपर चेंज होना है या क्या है, व्हाटएवर। तो जब तक वो रोता है, उसकी डिमांड पूरी नहीं होती, वो चुप नहीं होता। तो कृतिका में जो भी प्लैनेट जा रहा है आपने याद रखना है कि वो जब तक बच्चों की तरह रोए धोएगा नहीं, उसकी डिमांड्स पूरी नहीं होंगी, तब तक उसको सुकून नहीं आएगा। ठीक है, अब आप कोई भी चार्ट उठाना, देखना कृतिका नक्षत्र कहां पे आ रहा है, उसमें से कौन सा प्लैनेट गुजर रहा है, उस प्लैनेट की सिग्निफिकेशंस उठाकर आप उस बंदे को बोल देना कि जब तक आपको ये वाली चीजें नहीं मिलती तो आप रोते धोते हो कि मेरी डिमांड्स पूरी करो। मून जा रहा तो जब तक पसंद का फूड नहीं मिलता आप तंग करते हो, क्योंकि मुझे चाहिए हर हाल में, यही मैंने खाना पीना है। इसके अलावा कृतिका में अगर वीनस आ जाए तो स्पेशली लड़कों के लिए फीमेल, वैसे तो वीनस को हम स्पाउस के लिए यूज करते हैं, चाहे लड़का या लड़की, उनके स्पाउस वीनस ही रिप्रेजेंट करता है, बट स्पेशली लड़कों के लिए मैंने देखा है कि इनको वायलेंट पार्टनर मिलता है, क्योंकि साइन देखो ना, इसका ब्लेड है, तो बहुत ब्लेड की तरह, छुरी की तरह तेज जो पार्टनर मिलता है। इसके अलावा आप यहां पर पैदा होते हो, यहां पर भी आप एक हो, सिंगल हो, आजाद हो, आपको कोई पाबंदी नहीं है, आपको फोर्स किया जाता है कि आप लीड करो, खुद करो। तो इस प्लैनेट में, सॉरी इस नक्षत्र में जो भी प्लैनेट गुजरेगा आप उस एरिया ऑफ लाइफ में लीड करेंगे। ठीक है, सपोज वीनस गुजर रहा है यहां से, तो आप रिलेशनशिप को लेकर लीड करेंगे, आप अपने जितने भी फाइनेंशियल मैटर्स हैं उनको लेकर आप लीड करोगे, आपके हाथ में कंट्रोल रहेगा। इन इजी वर्ड, जो भी चीज प्लैनेट गुजर रहा है उसकी सिग्निफिकेंसेस जो है उनको लेकर आप लीड करोगे, उनको लेकर आप, उनका कंट्रोल आपके हाथ में होगा, चाहे आप मेल है या फीमेल है। मैंने बहुत सारी लेडीज के चार्ट में देखा जिनका वीनस कृतिका में है और वो सेकंड हाउस से में कृतिका पढ़ रहा है, तो वो सारे घर के मामलात, असासजात उनके नाम पर, उनके हस्बैंड के नाम पर नहीं है। तो आप इस तरह इनके थीम को यूज करते हुए किसी को भी कुछ भी प्रिडिक्ट कर सकते हो, अगरचे आपको तमाम सिग्निफिकेंसेस का अच्छे से पता है। तो इसके बाद जो नक्षत्र आता है वो आता है जी रोहिणी। रोहिणी वन ऑफ द बेस्ट नक्षत्र, ये क्रिएटिव नक्षत्र है, क्रिएटिव लोगों का नक्षत्र है जो क्रिएटिव काम करते हैं, नई नई चीजें तश्कील देते हैं, नया नया चीज क्रिएट करते हैं। ये वो बेसिकली फेज है जब आप खाना पीना सीखते हैं, जैसे एक बच्चा 5 साल की उम्र में होता है, न्यूबॉर्न से लेकर 5 साल की उम्र तक, ये वो वाला
पीरियड होता है। दिमाग बिल्कुल फ्री होता है, खाली होता है, नए नए आइडियाज आते हैं, हर चीज ओरिजिनल होती है इनकी। आप बच्चों को कलर पकड़ा दो, उनको तो नहीं पता ना क्या है, वो कुछ ना कुछ गंद करके आर्ट बना देंगे, दीवारों पे लिखते हैं। दिमाग फ्री है, कुछ नहीं पता, लेकिन क्रिएटिव है। तो वो ये लोग को ओरिजिनल क्रिएटर बोला जाता है। बहुत बहुत अच्छे जो टॉप के मैंने क्रिएटिव लोग देखे हैं, उनका रोहिणी बहुत प्रोमिनेंट है। या तो वो उनका मून रोहिणी में है या उनका आत्मा कारक रोहिणी में है। ये रोहिणी की क्वालिटी है, क्योंकि उनके पास पास्ट लाइफ के एक्सपीरियंसेस होते हैं। जैसे मैंने पिछले में नक्षत्र में बोला कि वहां पर आप नई नई चीजें ट्राई करते हो। कृतिका में जब आप नई नई चीजें ट्राई कर रहे होते हो, जो तजर्बात होते हैं, वो जब बंदा नेक्स्ट टाइम पे नेक्स्ट जन्म में पैदा हुआ है रोहिणी में, तो उसके पास वो पास्ट लाइफ का एक्सपीरियंस था, वो इसलिए इस जन्म में उसको यूज कर रहा होता है और नया नया कंटेंट क्रिएट कर रहा होता है। इसके अलावा रोहिणी का थीम ये भी है कि रोहिणी को कामयाबी बहुत जल्दी मिलती है, बहुत अर्ली एज में इनको सक्सेस मिल जाता है। आप देखो रोहिणी 10th में हो, ऐसे लोगों को जॉब भी जल्दी मिलती है, अच्छी सैलरी मिलती है और जॉब पक्की जॉब मिलती है और जल्दी सेटल हो जाते हैं। इनके साथ यही प्रॉब्लम है कि लोग बहुत जेलस होते हैं रोहिणी वालों से। वैदिक एस्ट्रोलॉजी में बोला गया कि चांद की 27 बीवियां हैं। ये 27 नक्षत्र, इनको चांद की 27 बीवियां बोला गया वैदिक एस्ट्रोलॉजी में। और ये कहा गया कि चांद की जो फेवरेट बीवी थी वो रोहिणी है। ठीक है, इसलिए आप देखो यही वजह है कि चांद रोहिणी नक्षत्र में जब आता है, बुध सौर में आता है ना, 2.25 दिनों के लिए जब वो एक्सॉल्टेड हो जाता है, तो वो रोहिणी नक्षत्र के अंदर जब एग्जैक्टली आता था वो एक्सॉल्टेड होता है। ये इसलिए इसको बोला गया इसकी फेवरेट थी। इसके अलावा किसी का बहुत प्रोमिनेंट रोहिणी हो, स्पेशली वीनस, मैंने बहुत सारे लोगों का देखा है जिनका वीनस रोहिणी नक्षत्र में है, उनके स्पाउस एक्सट्रीमली ब्यूटीफुल उनको मिलते हैं, इंतहाई खूबसूरत। ठीक है, इसके अलावा रोहिणी फूड को रिप्रेजेंट करता है। रोहिणी हर उस बात को रिप्रेजेंट करता है जो कहीं ना जा सकती हो। जैसे एक छोटा बच्चा होता है, वो रोता है, माँ को पता चल जाता है कि इधर इसका डायपर चेंज करना है, इसको खाना चाहिए, इसको गोद में उठाना, वट जो भी है। तो ये रोहिणी का थीम है। रोहिणी का एक मसला ये है कि ऐसे लोगों को अगर खाना पीना टाइम पर ना मिले, ऐसे लोगों को अगर नींद प्रॉपर ना मिले या टाइम पर सो ना सकें, या इनको कोई सोने ना दे, इनको नींद आ रही है और कोई इनको बोले कि या जाओ ये काम करो, तो ऐसे लोगों को ये लोग चिड़चिड़ हो जाते हैं। इनमें ये एक मसला होता है कि ये नींद पे और खाने पे कभी कॉम्प्रोमाइज नहीं कर सकते। यहां पर जो भी प्लेनेट जा रहा हो रोहिणी में से, आप देखना कि वो बंदा उस प्लेनेट की सिग्निफिकेंसेस उठाना और उसको बोलना कि यहां आप इन चीजों के साथ बच्चों की तरह सलूक करते हो। अगेन मैं वही रिपीट कर देता हूं एग्जांपल, वीनस किसी का रोहिणी से जा रहा है, तो ऐसा इंसान अपने स्पाउस को ऐसे उसका बिहेवियर होगा अपने स्पाउस के साथ जैसे छोटे बच्चों के साथ करते हैं। फादर सन जा रहा होगा तो फादर के साथ उसका रिलेशन ऐसा होगा जैसे बच्चों की तरह फादर को सलूक करेगा। जो भी प्लैनेट जा रहा है उसकी जितनी भी सिग्निफिकेंसेस है वो उस चीज को रोहिणी वाला बच्चों की तरह उसके साथ सलूक करेगा। कपड़ों को लेकर ये लोग बहुत पार्टिकुलर होते हैं कि मुझे कौन से कपड़े चाहिए, किस इवेंट के लिए कौन से चाहिए। अदरवाइज इनको मैंने जैसे बोला, वीनस अगर जा रहा है रोहिणी से तो उसको पता है बच्चों की तरह एक तो सलूक करना है, दूसरा उसका प्रोमिनेंट वीनस रिप्रेजेंट कपड़ों को भी करता है, तो उसको पता है कि मुझे ये चाहिए, नहीं तो वो चिड़चिड़ा हो जाता है। ओके, तो ये रोहिणी का थीम है, जिस तरह से रोहिणी काम करता है। इसके बाद जो नक्षत्र आता है वो आता है मृगशिरा। ये वो फेज है जब बच्चा चलना शुरू कर देता है और जगह जगह तलाशियां लेता है, चीजों को छेड़ता है, क्लाइंब करता है। आपने देखा ना छोटे बच्चे बेड्स पर जंप कर रहे होते हैं, सोफों पर चढ़ रहे होते हैं, ये वो एज है। और ये एज तकरीबन 12 साल तक की उम्र तक का जो फेज है ये वहां तक जाता है। 5 से आप कह लो 12 साल तक की उम्र का जो फेज होता है वो मृगशिरा वाला होता है। इसमें बच्चे में तजस्सुस पैदा होता है, जगह जगह जाना, तलाशियां लेना, कैबिन्स खोलना, देखना, छत पे चढ़ना, झांकना इधर उधर, हमसायों के घर जाना, चीजों को तलाश करना, कुछ ना कुछ उनको तलाशी रहती है। मृगशिरा का अगर आप साइन भी देखो, इनको डियर दिया गया, हिरन। हिरन क्या करता है, फुदकता रहता है सारा दिन जगह जगह, तो सेम वही कंडीशन मृगशिरा वाली होती है। आप देखना कोई भी प्रोमिनेंट मृगशिरा होगा वैसी जगह जगह फुदकता हुआ आपको नजर आएगा। अब रोहिणी में ना जिससे पिछला नक्षत्र था उसमें आप अकेले होते हैं, एक छोटा बच्चा है बस गन डाल रहा है, काम कर रहा है, दीवारों पर लिख रहा है, जो भी है। बट मृगशिरा में ना यहाँ पर आप अपनी इनफरादियत खो देते हो, आप इंडिविजुअल नहीं रहते हो, आप यहाँ पे मैसेज का हिस्सा बन जाते हो। मैसेज
को फॉलो करते हो, जो ट्रेंड्स हैं उनको फॉलो करते हो। यहाँ पर आप ग्रुप का हिस्सा बन जाते हो, जिसकी वजह से जो आपकी इंडिविजुअलिटी है ना वो खत्म हो जाती है, आपकी इनफरादियत जो है ना वो खत्म हो जाती है, और आपकी मजबूरी बन जाता है सबके साथ मिलकर चलना और सबके साथ मिलकर उस ट्रेंड को फॉलो करना। आप देखना किसी का भी वीनस मृगशिरा में होगा तो वो इंसान घर वालों के प्रेशर में आके या सोशल प्रेशर में आके शादी करता है, वो इनकार ही नहीं कर पाता, वो ये नहीं कह पाता कि मैंने शादी नहीं करनी है, मेरा इंटरेस्ट नहीं है। उसके ऊपर थोड़ा सा प्रेशर आता है, क्योंकि क्या थीम है इसका, ग्रुप्स को फॉलो करना, मैसेज को फॉलो करना, ट्रेंड को फॉलो करना। तो वो वीनस जब जैसे ही मृगशिरा में आएगा, उसकी वीनस रिप्रेजेंट्स मैरिजेस, स्पाउस, सोशल प्रेशर कि यार लोग क्या कहेंगे, घर वाले कह रहे नहीं करो करो शादी, तो कहता है ठीक है ओके मैं कर लेता हूँ। वो इंडिविजुअली कोई डिसीजन ले ही नहीं पाता बेचारा। तो ये इसका थीम है। इवन वीनस मृगशिरा में हो तो मैंने ये तक देखा है कि अगर कोई लड़का है उसका वीनस मृगशिरा में है तो आप देखना कि उसकी वाइफ जो होगी वो कुछ गलत भी कर रही होगी तो वो कभी मना नहीं कर पाएगा, वो खामोश रहेगा, क्योंकि वो मजबूर होता है, उसकी इनफरादियत नहीं है, अब उसके कंट्रोल में कुछ नहीं है, वो ट्रेंड को फॉलो कर रहा है, मैसेज को फॉलो कर रहा है, और जो उसके ऊपर सोशल प्रेशर है बस उसी के साथ वो चल रहा है। तो ये थीम है मृगशिरा का। इसके बाद जो नक्षत्र आता है वो आता है आर्द्रा। आर्द्रा नक्षत्र के बारे में एक सिंपल लाइन जो मैं कहूंगा वो ये है कि ये बागियों का नक्षत्र है, ये बागी बनाने वाला नक्षत्र है। ये इंसान की जिंदगी में जितने भी रिलेशंस होते हैं, रिश्ते होते हैं, दोस्तियां होती हैं, ये उनमें से गुजार कर और आपको बहुत सारे तजर्बात से गुजारता है और आपको बहुत कुछ सिखाता है। हार्श जो होती है ना रियलिटीज इस दुनिया की, वो सिखाता है आपको आर्द्रा नक्षत्र। आर्द्रा नक्षत्र का जो रूलर है वो आपको पता है राहु है। ये तकरीबन आप कह लो कि 12-15 से लेकर 18 साल तक का जो फेज होता है ना, जिसमें इंसान नई नई चीजें सीखता है, ये वो फेज है। यहाँ पर ये नक्षत्र रूल्स को फॉलो नहीं करता, रेगुलेशंस को फॉलो नहीं करता, किसी की केयर नहीं करता, जो भी रवायात होती है उनको उड़ा देता है। ये प्रोमिनेंट आर्द्रा की निशानी है। अगर मैं आपको एक छोटे से एग्जांपल देता हूँ। सपोज एक घर में एक रूल है कि हम ऐसे करेंगे, हमारा जो तरीकाकार है फैमिली का वो इस तरह से है, हम इसको फॉलो करेंगे। आर्द्रा वाला बच्चा आएगा, वो चाहे सदियों सालों से वो ट्रेडिशन चल रही है, ये उड़ा के रख देगा, कहेगा मैं किसी रूल्स एंड रेगुलेशन को नहीं मारता। इसको किसी की केयर नहीं होती कि क्या गुजरेगी, किसी पर क्या गुजरेगी, कोई क्या समझेगा, वो कहता नहीं मुझे करना ही नहीं है फॉलो। ये नक्षत्र हार्ड ट्रूथ जो होता है ना लाइफ के, वो सिखाता है। तो जो भी प्लेनेट जाएगा इस नक्षत्र में से, आपके जायचे में आर्द्रा में से जो भी प्लेनेट गुजरेगा, उसकी सिग्निफिकेंसेस लेना, उस सिग्निफिकेंसेस से रिलेटेड जो भी हार्ड ट्रूथ होंगे, जो भी ऐसी सच्चाइयां जो आप जिनको हजम नहीं कर पाते लेकिन वो सच होती हैं, वो चीजें आपको सीखने के लिए मिलेंगी इस लाइफ में। ठीक है, तो आपको मैं इसलिए बार बार कहता हूँ सिग्निफिकेंसेस याद होनी चाहिए। अगर आपको सिग्निफिकेंसेस आती हैं तो आपके लिए इजी हो जाएगा प्रेडिक्ट करना। आर्द्रा नक्षत्र क्या है, ये आपको पिन पॉइंट करना सिखाता है चीजों को, दूसरों को जज करना सिखाता है, छोटी छोटी गलतियां पकड़ना, तुमने ये किया, तुमने ये किया, तुमने ये गलती की है, ये क्यों किया, ऐसे क्यों किया, ब्ला ब्ला। ब्लंट बोलता है आर्द्रा नक्षत्र वाला, ये इसकी क्वालिटीज हैं। तो ऐसे लोगों से मिलवाएगा ये आपको, जो आपको बहुत सारे तजर्बात से सिखाएंगे। तो आप देखना आर्द्रा नक्षत्र जहां भी है उसमें जो भी प्लेनेट गुजर रहा है, वो जो भी रिलेशन बनता है, बहन भाई, माँ बाप, बीवी, चचा ताया, कजन, जो भी है, वो आपको हार्श ट्रुथ सिखाएंगे, एक्सपीरियंसेस आपको उन चीजों से रिलेटेड करवाएंगे। ठीक है, सपोज आर्द्रा नक्षत्र है, 10th हाउस है और वहां पर मार्स है, तो मार्स भाई है या भाई जैसा कोई भी फिगर है, वो आपको जॉब से रिलेटेड आपको हार्श रियलिटीज सिखाएगा, आपको उन तजर्बात से गुजरवाएगा। मतलब आपको किसी 10th हाउस रिप्रेजेंट्स जॉब, तो इट मीन्स भाई आपको किसी ऐसी जॉब में लगवा देगा जो आपके लिए बहुत मुश्किल होगा करना, लेकिन आप विद द पैसेज ऑफ टाइम रियलिटीज सीखोगे, उस जॉब से सीखोगे कि इस दुनिया में ये जो सिस्टम है ये कैसे चल रहा है। जॉब करने के लिए इन मुश्किलात से गुजरना पड़ता है, आपको वो एक्सपीरियंसेस नए नए होंगे। या अगर आप इन नेगेटिव वेज को ले जाओगे तो वो आपके साथ ऐसे मामलात रखेंगे, ऐसे आपको तंग करेंगे या आपको नुकसान पहुंचाएंगे कि आप
सीखोगे कि अच्छा मेरे इस रिलेशन ने, इस रिलेटिव ने मुझे नुकसान पहुंचाया है। मार्स है तो लैंड है, लैंड से रिलेटेड है, मार्स भाई है तो भाई आपकी पता चले जमीन लेके चला गया, इट मीन्स कि आर्द्रा ने आपको सिखा दिया। तो ब्लंट होने की वजह से आर्द्रा से लोग इसलिए तंग होते हैं कि छोटी छोटी गलतियां पकड़ना, पिन पॉइंट करना, और ब्लंट होने की वजह से उनको आउटकास्ट कर दिया जाता है कि यार ये हमारी है ही नहीं, हमारी मतलब फैमिली का ही नहीं है। लेकिन आर्द्रा जहां भी है वो आपको बहुत से तजर्बात से सिखाता है। इससे अगला जो नक्षत्र आता है वो आता है पुनर्वासु। पुनर्वासु वो नक्षत्र है जहां इंसान दूसरों की मदद करता है ताकि मैं ट्रैक पर वापस आ सकूं। इसका मकसद, इसका थीम पुनर्वासु का ये है कि दूसरों को माफ किया जाए, दूसरों की हेल्प की जाए और एक गिल्ट फ्री लाइफ गुजारी जाए। ये 20 साल के आसपास का जो फेज है लाइफ का, ये वो रिप्रेजेंट करता है। पिछला जो नक्षत्र था आर्द्रा, वो आपको हार्श, थोड़ा सा आप उसमें हार्श हो जाते हो, ब्लंट हो जाते हो, आपको आउटकास्ट कर दिया जाता है, फैमिली से निकाल दिया जाता है क्योंकि आप गलतियां पकड़ते थे, जज करते थे, पिन पॉइंट करते थे। पर इस नक्षत्र में जब आप पैदा होते हो ना, तो आपको समझ आ जाती है कि किसी को जज नहीं करना, किसी को पिन पॉइंट नहीं करना, सबकी हेल्प करनी है और सबको जो है ना सुनना है, उनकी एडवाइस सुननी है, सबको माफ करना है और एक गिल्ट फ्री लाइफ गुजारनी है। इसलिए यहां पर आप क्या करते हो, आप इस नक्षत्र में जो लोग पैदा होते हैं ना, वो बहुत हम्बल हो जाते हैं और यहां पर वो इतने हम्बल हो जाते हैं कि हर एक की एडवाइस सुनना शुरू कर देते हैं, हर एक की राय लेना शुरू कर देते हैं, हर एक पर बिलीव करना शुरू कर देते हैं और एडवाइस सुन सुनकर खामोश हो जाते हैं और दूसरों की हेल्प इतनी करते हैं, उनकी टेक केयर इतनी कर देते हैं कि इनका अपना जीना हराम हो जाता है। आप पुनर्वासु नक्षत्र को देखना, ये आपको हमेशा कंप्लेन करता ही नजर आएगा कि मैंने इसकी हेल्प की, मैंने इसकी बातें सुनी, मैंने इसने मुझे कहा यहाँ जाना है, वहां जाना है, मैं इसके साथ गया या इसके साथ गई, इसकी पूरी हेल्प की। जब मुझे जरूरत पड़ी है तो ये आते ही नहीं है, ये पीछे हो जाते हैं, ये मुझसे पैसे मांगते हैं, मैं पैसे दे देता हूँ, जब मुझे जरूरत होती है ये मुझे नहीं देते। तो ये पुनर्वासु की आप समझ लो एक क्वालिटी है, लेकिन साथ उसका डिसएडवांटेज भी है कि वो इतने हम्बल हो गए हैं, सबकी हेल्प कर रहे हैं, लेकिन उल्टा उनका ही जीना हराम होता जा रहा है। और ये नक्षत्र में फिर इसकी वजह से ये लोग हेल्प कर करके तंग हो जाते हैं, लेकिन इनकी मजबूरी बनती है, ये पीछे नहीं हट सकते, इनको करना ही पड़ता है और दूसरों को सुनना ही पड़ता है। तो जो भी प्लेनेट जा रहा है पुनर्वासु में, आप उस प्लेनेट को देखो, आपको उस प्लेनेट की सुननी पड़ेगी। जो भी रिलेटिव या रिश्तेदार वो प्लेनेट बनता है, आपको उसकी एडवाइस सुनती रहनी पड़ेगी या उस रिलेटिव या रिश्तेदार की मदद करती रहनी पड़ेगी, आपकी मजबूरी बन जाती है। और जो इतना मुश्किल जीना हो जाता है इस नक्षत्र में कि इसलिए जो इससे अगला नक्षत्र आता है वो आपको बचपन से ही फिर जो है ना वो एहसास से बढ़तरी का शिकार कर देता है कि मैं सुपीरियर हूं, आपको इस कॉम्प्लेक्स में ले जाता है, और वो है पुष्य नक्षत्र। अगला जो नक्षत्र आता है वो आता है पुष्य। अगर कभी भी टॉप 3 नक्षत्र की बात हो कि टॉप 3 के बेस्ट नक्षत्र कौन से हैं जो टॉप 3 में आते हैं, तो उनमें एक पुष्य लाजमी होगा। ये वन ऑफ द बेस्ट नक्षत्र है, इसको किंग मेकर्स का नक्षत्र भी बोला जाता है। ये वो नक्षत्र है, ये वो फेज है लाइफ का जहां पर बंदा नॉलेज गेन करता है, इल्म सीखता है खामोशी से, और उसको पता होता है कि सारी जो ताकत है ना वो इल्म की है और खामोश रहने की है। उसको पावर पता होती है कि खामोश रहकर कैसे जवाब दिया जा सकता है, नॉलेज से कैसे जवाब दिया जा सकता है। इंसान सिर्फ और सिर्फ इस नक्षत्र में जब पैदा होता है तो वो नॉलेज गेन करता है, नए नए अलूम सीखता है, चीजें सीखता है। ये तकरीबन 23 साल का अरसा है। इसका जो साइन है वो लोटस फ्लावर है। तो लोटस फ्लावर की क्वालिटी क्या है? लोटस की क्वालिटी ये है कि अगर वो जमीन में पड़ा हुआ है 200 साल बाद भी उसको हल्का सा पानी दे, नमी उसको मिले, तो वो वहां से फूट पड़ता है, उसकी क्वालिटी है। पिछला जो नक्षत्र था, इससे पिछला पुनर्वासु, वो क्या था कि आप बहुत ज्यादा हेल्प की, बहुत ज्यादा एडवाइसेस सुनी लोगों की, उनकी मदद की, उनकी टेक केयर की। अब आप वो उस नक्षत्र से निकल के जब इस जन्म में इस अगले नक्षत्र के साथ पैदा होते हो तो आप यहां पर मगरूर हो जाते हो। आप कहते हो मैंने तो बड़ी हेल्प की हुई है लोगों की, उनकी बातें सुनी हुई है, सब कुछ किया हुआ है, तो अब मैं मगरूर हूं। अब आप में थोड़ी सी अकड़ आ जाती है। अब यहां पर इस नक्षत्र में आपको पता होता है मैंने किसको सुनना है और किसको इग्नोर करना है, कौन बदतमीज है, कौन अच्छा है, कौन रिस्पेक्टफुल वे में बात कर रहा है, कौन डिसरिस्पेक्ट कर रहा है। तो आप असल में आसान अल्फाज में आप इंसान को उसकी औकात दिखाते हो कि तुम्हारी ये औकात है,
मैंने इतना सुनना है और इतना तुम्हारी बात को सुनना है, इतना मैंने बाकी तुम्हें इग्नोर करना है। यहां पर आप किसी की एडवाइस नहीं सुनते। इनको मनाना इंतहाई मुश्किल है, क्योंकि जुपिटर डीटी है, पुष्य की डीटी जो है वो जुपिटर है। तो जुपिटर तो खुद एडवाइजर है, एडवाइस देने वाला है, गुरु है। गुरु को कौन सिखा सकता है? गुरु का तो काम है एडवाइजर बनना, एडवाइसेस देना। तो इनको मनाना, इनको ये मान जाओ, ये कर लो, इनको बहुत मुश्किल है, क्योंकि वो खुद एडवाइजर हैं और ये बैक स्टेज पे रहने वाले एडवाइजर हैं, ये फ्रंट पर नहीं आते। इसलिए इनको किंग मेकर कहा जाता है। ये खुद स्ट्रेटेजीज बनाते हैं, दूसरों को आगे करते हैं, खुद पीछे रहते हैं। ये उस वक्त आगे आते हैं जब इनको लगता है अब कोई भी नहीं है जो नहीं आ सकता, फिर ये खुद आगे आते हैं और किंग बनते हैं। अदरवाइज ये कभी फ्रंट पर नहीं आते अगर इनको प्रॉपर लोग मिल रहे हो। तो इनको मनाना बहुत मुश्किल, इनको एडवाइस देना बहुत मुश्किल। और इनको अगर आप लगता है कि आप गुस्सा करके या बदतमीजी करके, इंसल्ट करके आप इनको कुछ कह सकते हैं, इनको मना सकते हैं, बिल्कुल भी नहीं। ऐसा हो ही नहीं सकता, कभी भी नहीं। क्योंकि पुष्य को पता है मैंने किसको कितना सुनना है, सबकी इसने जगह रखी होती है, किसको इस जगह पे फिट करना है, इसको सिर्फ 10 मिनट सुनना है, इसके साथ मैंने घंटा बात करनी है, इसके साथ पूरा दिन स्पेंड करना है, ये इस काबिल है, ये इस काबिल है। कौन इज्जत कर रहा है, कौन बदतमीजी कर रहा है। तो जो मैंने लफ्ज यूज किया कि इंसान को उसकी औकात दिखाते हैं, ये बेसिकली पुष्य नक्षत्र है। ये बॉस का राइट हैंड, बॉस के एडवाइजर्स उनको एडवाइस करते हैं। ऑफिस, आप किसी भी पुष्य नक्षत्र को देखना, आप उससे पूछना कि जब उसने ऑफिस ज्वाइन किया था उसके बॉस का राइज हुआ था कि नहीं। पुष्य नक्षत्र की क्वालिटी है, जिस ऑफिस में जाते हैं उनका राइज होना शुरू हो जाता है, स्पेशली उस बॉस का राइज होना, उसकी बॉस की तरक्की हो जाएगी। और अगर उनका बॉस उनको कदर ना करे, उनको अच्छा ना समझे, उनको मतलब डिसरिस्पेक्ट करे, तो वहां से ही बॉस का जवाल शुरू हो जाता है। ये मैंने बहुत सारे एग्जांपल्स में देखा हुआ है, जहां पर बॉस की थोड़ी सी भी गड़बड़ हुई उसके साथ, वहां से बॉस का जवाल, वो बॉस ही छोड़ जाता है, वहां से खुद रिप्लेस हो जाता है बंदा। मैंने बहुत सारे ऐसे केसेस में ऐसा देखा है। तो ये लोग स्ट्रेटेजीज बनाते हैं, लॉन्ग टर्म प्लानिंग करते हैं। इनका काम जो है ना वो स्ट्रेटेजीज बनाने। एडमिनिस्ट्रेटिव काम ये लोग नहीं कर सकते पुष्य वाले। इनको जो करना है, क्या करना है, सिर्फ स्ट्रेटेजीज बनानी है और इनको सिर्फ आगे बताना है कि ये स्ट्रेटेजीज को फॉलो करना है, क्योंकि ये अब एडवाइजर हैं और एडवाइजिंग का काम कर रहे हैं। और जुपिटर की एडवाइजेस कभी जो है वो नुकसान नहीं पहुंचाती। और इनके बारे में बोला जाता है मिडास टच, कि पुष्य नक्षत्र वाले जिसको टच कर लें वो सोना बन जाते हैं, गोल्ड बन जाते हैं, इतनी इनकी क्वालिटी है। ओके, तो ये इसका थीम है पुष्य नक्षत्र का। अगला जो नक्षत्र आता है वो आता है अश्लेषा। अश्लेषा नक्षत्र जो है वो फिजियोलॉजिकल वॉरफेयर का है। ये नक्षत्र आपको बताता है कि किस तरह हिकमत अमली बनाकर जंग लड़नी है। जो आपने पिछले नक्षत्र पुष्य में इल्म सीखा होता है, उस इल्म को इस्तेमाल करके जंग किस तरह लड़नी है और जीतनी है। ये नक्षत्र अश्लेषा आपको बताता है कि आपने तमाम बुरे हालात के बावजूद, जब हालात आपके खिलाफ हो, उन हालात को सामना करते हुए जंग किस तरह जो है वो जीतनी है। ये इसका थीम इस नक्षत्र का ये है। पुष्य नक्षत्र जो उससे पहले है, उसमें आप बहुत ज्यादा मसरूफ थे, आप इतने बिजी रहते थे कि आपने अपनी जाती जिंदगी की केयर नहीं की, अपना ख्याल नहीं रखा, जिसकी वजह से जब आप अगले जन्म में अश्लेषा में पैदा हुए तो यहां पर आपको लोगों से अब चैलेंजेस मिलना शुरू हो जाएंगे। आपको ऐसे चैलेंजेस मिलेंगे कि या तो आप कुछ लोगों के बगैर नहीं रह पाएंगे, या कुछ स्पेशल लोग, जो भी प्लैनेट वहां पे जा रहे हैं, जो भी राशियत, या वो लोग आपके बिना नहीं रह पाएंगे। ये अश्लेषा की क्वालिटी है, या आप कह लो अश्लेषा का थीम है। तमाम मसाइल को बर्दाश्त करते हुए, तमाम बुरे से बुरे हालात से गुजरते हुए मुस्कुराते रहना और अपना नुकसान करते रहना अश्लेषा का थीम है। लोग आएंगे, आपको नुकसान पहुंचाएंगे, लेकिन आपने उफ तक जो है वो नहीं करना, नुकसान बर्दाश्त करना है, लेकिन चेहरे पे स्माइल रखनी है। ये अश्लेषा का थीम है। तो जो भी आपके करीबी लोग होंगे, जो भी प्रोमिनेंट अश्लेषा नक्षत्र में लोग पैदा हुए, जिनका स्पेशली मून अश्लेषा में, आप उनकी लाइफ देखना, उनके करीबी लोग ही उनको नुकसान पहुंचाते हैं। इवन उनके पेरेंट्स से नहीं बनती, अपने एक्शन से, अपने तरीकों से वो लोग जो है ना अश्लेषा वालों को नुकसान पहुंचाते हैं।
लेकिन इनकी मजबूरी होती है, ये कुछ भी नहीं कर सकते, ये सिर्फ उसको बर्दाश्त करते हैं और मुस्कुराते रहते हैं। वो मुझे वो एग्जैक्टली लाइन नहीं याद आ रही, एक गजल थी कोई या कवाली थी, मुझे एग्जैक्टली उसकी लाइन नहीं याद आ रही। उसमें वो यही है कि मुस्कुराकर जहर पीना अश्लेषा की खूबसूरती है। ये बेसिकली अश्लेषा का, अगर मैं सिंगल लाइन में बताऊं ना, तो अश्लेषा का थीम ही यही है, इसकी खूबसूरती है कि तमाम परेशानियों के बावजूद मुस्कुराते रहना, उन मुश्किलात को फेस करना और जहर पीना, ये अश्लेषा की खूबसूरती है। ये पीपल प्लीजर है बेसिकली, लोग, इनकी मजबूरी है, ये है नहीं है, लेकिन इस नक्षत्र की क्वालिटी है कि पीपल प्लीजर बनना है, लोगों को खुश करना है। पुष्या क्या था? पुष्या में आप एडवाइजर थे, आप पीपल प्लीजर नहीं थे। आपको पता था इसको सुनना है, इसकी बकवास नहीं सुननी, इसको इग्नोर करना है। यहां पर आप जब पैदा हुए तो आपका काम है, आपकी मजबूरी है कि आपने बर्दाश्त करना है, दूसरों को उनको खुश करना है। उल्टा वो आपको नुकसान पहुंचा कर जाएंगे, लेकिन आपने कंप्लेन नहीं करनी, आपने फिर भी मुस्कुराते रहना है। मिसाल देता हूं मैं यहां पर, अगर किसी का पुष्या में वीनस है, इस नक्षत्र में से, सॉरी अश्लेषा नक्षत्र में से किसी का वीनस गुजर रहा है, तो ऐसे इंसान को अपनी वाइफ से मसला होगा। वाइफ है तो हस्बैंड से मसला होगा, क्योंकि वीनस स्पाउस का कारक है ना। तो अगर किसी का अश्लेषा में से वीनस गुजर रहा है, तो आप उसको प्रेडिक्ट कर सकते हो कि उसको बीवी से प्रॉब्लम है या उसको अपने वाइफ हस्बैंड से प्रॉब्लम है। पर उसको सीखना क्या है, उसको मास्टर करने की जरूरत है ये एनर्जी, कि मैंने शादीशुदा रहना है, मैंने इस बुरी शादी में भी रहना है, मैंने इस एनर्जी को सीखना है और गुजारा करना है। अश्लेषा नक्षत्र की क्वालिटी, जो थीम मैंने आपको बताया कि खुश रहना, स्माइल करना, नुकसान बर्दाश्त करना और जहर पीना। तो शादी बुरी है जितनी मर्जी है, उसी में गुजारा करना सीखना है, उसको बर्दाश्त करना है जैसा भी है। तो ये थे 9 नक्षत्र जिनका थीम मैंने आपके साथ शेयर किया है। आई होप आपको इनका थीम समझ आया होगा और आप इसको प्रेडिक्ट करते हुए अपने चार्ट्स में इंप्लीमेंट करोगे और सीखोगे। इंशाल्लाह बाकी 18 नक्षत्र हैं, वो भी 9 करके मैं कवर कर दूंगा। और वीडियो अच्छी लगी आपको तो जरूर लाइक और सब्सक्राइब करना। अल्लाह हाफ़िज़।